हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के बारे में। एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट्स हैं वो पेश किए गए आज, और रिजल्ट एनालिसिस हम करें आपके साथ। इससे पहले एक बात करते हैं कि हम जब रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस करते हैं बजाय कि ईयर ऑन ईयर। और अब ये जो चीज़ें हैं हमें लगता है कि अब ये जो चीज़ें हैं और लोग भी समझ रहे हैं, और इवन मीडिया भी समझ रही है इस बात को कि जो चीज़ हम शुरू से बोल रहे थे कि भाई हम ईयर ऑन ईयर एनालिसिस को ज़्यादा रेलेवेंट नहीं मानते बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर को ज़्यादा रेलेवेंट मानते हैं। अब मीडिया भी देखिएगा इस बात की तरफ अब सिक्वेंशनल बेसिस के ऊपर रिजल्ट एनालिसिस करने लगी है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी है कि जो एनालिसिस करने का तरीका है वो जो है अब सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई ईयर ऑन ईयर के साथ क्यू एन क्यू भी जरूरी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे रहे वो तो मैं चर्चा आपके साथ करूंगा, लेकिन कुछ बातें पहले करनी जो है मुझे लगता है कि सही रहेंगी। देखिएगा, जो पिछला क्वार्टर रहा वो एक ऐसा सिनेरियो था जहाँ पर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े, और उसका मुख्य कारण था कि जो सरकार है उसकी जो आर्म है आरबीआई, हालांकि एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसने जिस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए सीआरआर जो है बढ़ाया, और यानी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो बढ़ाए, और वहाँ पर जो चर्चा रही कि भाई अगर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देंगे, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से और कमर्शियल बैंक की जो ट्रांजेक्शन उसके बीच का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि लेन देन है, वो लेना या देना दोनों के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ गए, यानी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों बढ़ गए, जिसकी वजह से एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर बाजार में था। उसका असर इन रेट ऑफ इंटरेस्ट की माध्यम से गवर्नमेंट ने या आरबीआई को हम कहें तो पूरे सिस्टम के अंदर मैनेज करने की कोशिश की। अब बात यह है कि उसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गए तो एचडीएफसी बैंक को क्या प्रॉब्लम है? एचडीएफसी बैंक को प्रॉब्लम ये नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे, वो सभी बैंकों को प्रॉब्लम है, लेकिन एचडीएफसी बैंक को या आईसीआई बैंक को, जो बड़े बैंक हैं, उनको एक ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन बैंकों का बेस बहुत बड़ा है। इन्होंने लोन भी बहुत बड़ी अमाउंट में बांट रखे, डिपॉजिट भी बहुत बड़े अमाउंट में बांट रखे। तो अगर कुछ ऐसे बैंक्स जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर दें एचडीएफसी बैंक से, आईसीआई बैंक से या बाकी बैंकों से, तो लोग वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए इस बार हमने देखा कि एचडीएफसी बैंक ने एग्रेसिवली मैं बोलता हूँ क्योंकि ये पहले डिफेंसिव रहते थे, बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते थे अपने एफडी के ऊपर, लेकिन इस बार इन्होंने एग्रेसिवली एफडी के रेट बढ़ा दिए। अब एफडी के रेट बढ़ाने की वजह से इनको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ा। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने बढ़ाए क्यों? भाई सब बात ये है कि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अगर आपका बैंक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे तो सबके पास नेट बैंकिंग या ऑनलाइन फैसिलिटीज़ है, लोग जो है तुरंत दूसरे बैंक में पैसा शिफ्ट करके ज़्यादा अमाउंट के ऊपर एफडी कर देते हैं जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिले। और लोग देखिएगा मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रखते हैं, जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक को भी डर रहता है कि भाई अगर मैंने शिफ्ट कर दिया तो भाई मेरा डिपॉजिट चला जाएगा। और दूसरी बात ये, आपने मान लीजिए कि मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने लाख रुपए के डिपॉजिट ली और 75,000 का लोन बांट रखा है, और अगर 1 लाख के डिपॉजिट में से 30,000 के डिपॉजिट बाहर हो जाए तो आपकी भाई सब जबरदस्त लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाएगा। लिक्विडिटी क्राइसिस कैसे कि भाई आपका 75 का जो अमाउंट है वो लोन का है, वो तो सारा आप कैश नहीं कर पाओगे, और आपके डिपॉजिट घट के 60-70 हो गए, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे? तो उसके लिए फिर एडिशनल कैपिटल रेज करनी पड़ेगी, और वो एडिशनल कैपिटल या तो इक्विटी होगी या परपेचुअल डेब्ट्स होंगे, यानी कि टियर 1 कैपिटल होगी, परमानेंट कैपिटल। तो ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में रिफ्लेक्ट होता है। तो इन संकट से बचने के लिए बैंक हमेशा, आप ध्यान रखिएगा, एक रिस्की प्रोपोजिशंस होते हैं। तो बड़े बैंकों को ये चीज़ें बड़ी, अब पहले ये डिफेंसिव रहते थे, इनको लगता तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो छोटे सेक्टर्स के जो छोटे बैंक्स हैं ना, वो बड़ा चैलेंज देने लगे हैं। आप देखिएगा जिस तरीके से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने शुरू में 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया तो बहुत बड़ा जो है डिपॉजिट उन्होंने उठा लिया। बहुत सारे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो इस तरीके से डिपॉजिट उठा रहे हैं। कुछ ऐसे भी जो एनबीएफसीज हैं जो पहले बैंकों के माध्यम से ही सारी फंडिंग लेती थी, तो अब जो टेक्नोलॉजी में
चेंज आया है उसकी वजह से NBFCs भी जो है डायरेक्टली पैसा रेज कर पा रही हैं, हालांकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं, तो जिसकी वजह से चैलेंजेस तो हैं। बड़े बैंकों ने लोन बड़े अमाउंट में बांट रखे हैं, डिपॉजिट भी बड़े, अगर वो डिपॉजिट रिड्यूस होते तो भाई साहब एकदम लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाएगा। तो जिसकी वजह से इन्होंने इस क्वार्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए और यहाँ पर उसका खामियाजा प्रॉफिटेबिलिटी में सिक्वेंशियल बेसिस के ऊपर देखने के लिए मिला। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की बात करते हैं कि जी आदित्य पूरी बढ़िया चला रहे थे, अब ये दूसरी मैनेजमेंट ख़राब चला रही है। मैं ऐसा नहीं मानता, मैनेजमेंट HDFC बैंक की ये भी गुड एंड वेल है, लेकिन सिनेरियो बदलते हैं। जब आप पेनिट्रेट कर रहे थे, दूसरों का शेयर खा रहे थे, यानी कि सरकारी बैंकों का जो सारा शेयर था वो प्राइवेट बैंक खाने लग रहे थे। अब क्या हो गया कि प्राइवेट बैंकों की आपस में भिड़ंत तगड़े वाली हो गई है। सरकारियों को तो तुमने हिस्सा खा लिया, लेकिन अब आपस में चैलेंजेस आ गए हैं सारे प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक में, तो जिसकी वजह से आपस में एक दूसरे को चैलेंज दे रहे हैं। तो अब आपके लिए खुला ग्राउंड तो है नहीं कि तुम सबका मार्केट शेयर खा जाओगे। अब सरकारियों का जितना मार्केट शेयर तुमने खाना था तुम खा चुके। अब तुम्हारे को दिक्कत क्या आ रही है कि तुम आपस में लड़ रहे हो, यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने का मतलब समझ रहे हैं कि आपस में एक दूसरे का मार्केट शेयर खाने की कोशिश में है। तो जिसकी वजह से मैंने पहली बार ऐसा देखा कि मैं, क्योंकि HDFC बैंक का कस्टमर भी हूँ और मेरे डिपॉजिट्स भी हैं, हमारे फैमिली के मोस्टली जो डिपॉजिट्स हैं वो HDFC बैंक की SBI के अंदर है। तो हमने देखा कि इस बार बड़ा एग्रेसिवली, यानी कि SBI से भी पहले एक्शन जो है लिया वो HDFC बैंक ने लिया। जनरली ये FD के जो रेट्स है वो सबसे लास्ट में बढ़ाते थे। तो रीज़न ये है कि क्योंकि इनके सामने खतरा है। तो आप एनालिसिस का पहला हिस्सा समझ ही गए होंगे कि रिजल्ट के ऊपर डेंट कहाँ से पड़ा है। मैं आपके साथ वो सारे नंबर्स की बात नहीं कर रहा कि यार ये हुआ वो हुआ, बट मैं मोटा मोटी बात करता हूँ आपके साथ। देखिएगा पिछले क्वार्टर में ना इन्होंने जो इंटरेस्ट कमाया था, अब वो भी मैं बाद में लेता हूँ यार, पहले एक चीज़ आपके साथ डिस्कस कर दूँ। यार ये HDFC बैंक के साथ ना एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो आपको बताता हूँ। यार इतना बड़ा बैंक हो गया, 8 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। मैनेजमेंट जी मेरा आपसे अनुरोध है भाई, ये जो प्रेजेंटेशन है लाख्स में छोड़ दो यार, करोड़ में देनी शुरू कर दो। राइट, जहाँ पर इनको चीज़ें नहीं समझानी होती वहाँ तो लाख में लिख रहे हैं, जहाँ चीज़ें समझानी होती ना वहाँ करोड़ में देते हैं। तो भाई साहब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले यार लाख से छोड़ के इसको करोड़ में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ये जो फिगर्स है अब आपकी बहुत बड़ी फिगर्स है। और पिछले 2-3 साल से मैं सोच रहा था कि अगले क्वार्टर में आएगा, अगले क्वार्टर में, लेकिन इस क्वार्टर में बोल ही देता हूँ कि भाई साहब आप भी जो लोग मैनेजमेंट से जुड़े हुए हो या मैनेजमेंट से आपको जो है कोरिलेट कर लेते हो या उनके ट्विटर अकाउंट पे या बाकी किसी सोशल मीडिया पे जुड़े हो, तो उनको भैया बोलो कि जो अपने रिजल्ट्स हैं वो करोड़्स में दें, जिससे कि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे लिए हो। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं प्रेजेंटेशन में वो लैक्स में हमें नहीं लगता कि थोड़ा सा ठीक है, आपको भी समझने में दिक्कत होती है, मुझे भी समझाने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटी जो है मैं आपके साथ जो फिगर्स है लास्ट की 2 डिजिट हटा देता हूँ। तो देखिएगा पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था, इन्होंने इंटरेस्ट कमाया था 33,448। अब जो 33,448 कमाया था उसके सामने यहाँ कमाया 35,172। तो लोन जो दिए हैं उसका ब्याज भी तो ज़्यादा मिला है, लेकिन उन सब के बावजूद इन्होंने जो पैसा है RBI के पास से तो डाल लिया। ये तो पक्का है, जो पहले RBI के पास पैसा पड़ा रहता था, जो 695 करोड़ की कमाई थी वो 296 की है। तो यानी कि पैसा तो कस्टमर को देना तो शुरू हो गया। दूसरा जो फीस बेस इनकम है वो रिड्यूस हो गई है 7637 से 6388, यानी कि जो अदर इनकम की फिगर है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई है और वो 20% से भी ज़्यादा रिड्यूस हो गई है। ये मुझे लगता है कि ये बैंक की जो कोर इनकम्स हैं, यानी कि इंटरेस्ट इनकम, उसके बाद जो है सबसे मेजर पोर्शन होता है, तो वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है, दैट इज़ मोर देन 20%। तो ये अदर इनकम का फिगर पहला डेंट डाल रहा है बिजनेस में। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि जो पैसे की रिकवरी या लेन देन है वो कम हुए हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी फॉरेन ट्रांजेक्शन्स हैं, फॉरेन की जो लेन देन हैं। हो सकता है कि आप ये भी माने कि भाई जो यूक्रेन रशिया का युद्ध था उसकी वजह से भी इस पर इम्पैक्ट पड़ा है। तो पहला इम्पैक्ट आपके सामने है। दूसरी बात करते हैं कि भाई जो पैसा ये ब्याज के रूप में देते हैं, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड जो था 14,575 करोड़ रुपए इन्होंने दिए थे, इस बार 15,690 करोड़। तो आप ये पाएंगे कि भाई जो भी इनको पास इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आया
वो लगभग एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देके साफ हो गया। और सबसे खास बात रही एम्प्लॉय की सैलरी 3144 करोड़ से बढ़कर 3500 करोड़, तो 346 करोड़ का सीधा एम्प्लॉय का खर्चा बढ़ गया। बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस मोर और लेस सेम है। तो दो चीज़ें समझ में आ गई आपको कि जो पैसा इनको अदर इनकम से मिल रहा था वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया 20%, जो एम्प्लॉय की सैलरी थी वो 10% से राइज कर गई, एक ही क्वार्टर के अंदर 10% से राइज कर गई। और सरप्राइज आपको ये होगा कि फेडरल बैंक की घटी है। तो फेडरल बैंक ने, मैंने तो आपको बोला था कि भाई ये जो प्रेजेंटेशन है मुझे ज़्यादा सही लग रही है, वो कैसे घटी है वो फेडरल बैंक की मैनेजमेंट से आप पूछिएगा, क्योंकि मैं उनका कल रिजल्ट देख रहा था। तो अब यहाँ पर हुआ क्या कि जो खर्चे हैं वो 24,728 करोड़ से बढ़कर 26,192 करोड़ 26,192 करोड़ हो गए। तो आप ये देखेंगे कि करीबन 1,500 करोड़ के आसपास खर्चे आपके बढ़ गए। और इनकम्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो वो उतनी ग्रोथ नहीं हुई है, जिसका सिग्निफिकेंटली असर हुआ आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। जहाँ 16,357 करोड़ के प्रॉफिट थे वो 15,367 करोड़ के हो गए। आप ये देखेंगे 7% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डाउनफॉल हो गया सिक्वेशनल बेसिस पर, और यही शायद बाजार को पसंद नहीं आएगा। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि शेयर प्राइस भैया टूट जाएगा, बाजार शेयर प्राइस को पहले ही तोड़ चुका है, हो सकता है और तोड़े, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो टूटे हुए भाव पर आपने बेचना है। नहीं भाई, मैं तो शायद ये नहीं मानता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बाजार पहले ही डिस्काउंट कर चुका है। तो शायद बाजार को इस बात की भनक थी। और पिछले हफ्ते आपने देखा जब निफ्टी चल रहा था तब भी HDFC बैंक का शेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था अदर देन फ्राइडे। तो वेडनेसडे और थर्सडे में बहुत बुरे तरीके से जो है HDFC बैंक के अंदर गिरावट देखने के लिए मिली हमें। और ऊपरी लेवल से इसी हफ्ते के दौरान 1410 रुपये के भाव भी देखे और हमने 1355 के भाव भी देखे। तो ये आपको सीधा बता रहा है कि भाई ऊपरी लेवल से कितनी सेलिंग हुई। प्रोविजंस जनरली बैड लोन्स हैं, जो आपने लोन बांट दिए हैं और वो पैसे आपको नहीं मिले, जिससे परफॉर्मिंग असेट्स नहीं है। ज़्यादातर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स यानी कि जिनको हम NPA बोलते हैं, बैड लोन्स या डाउटफुल असेट्स हैं, उनके जो प्रोविजंस है, जो डूबने की संभावना है वो 312 से घटकर 3187 है। लेकिन उसके बावजूद भी भाई साहब जो प्रॉफिट है वो साफ हो चुके हैं 13,044 करोड़ से तकरीबन 800 करोड़ का डेंट जो है यहाँ पे पड़ा है। तो 13,044 करोड़ से 12,180 करोड़, तो तकरीबन 6% के आसपास का डेंट पड़ गया प्रॉफिट में। ये तो बात थी कि भाई डेंट पड़ गया, बाजार को पसंद आएगा? नहीं, बाजार को नहीं आएगा पसंद, ठीक है। लेकिन क्या बाजार इसको डिस्काउंट कर चुका था, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी हिस्सा इसका डिस्काउंटेड है। क्योंकि पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट आया 1,500 रुपये के आसपास भाव था, और अभी भैया पहले ही 10% ज़्यादा तो टूट चुका है उन भाव से भी। हालांकि बाजार के एनवायरनमेंट में भी चेंज हुआ है। अब बात करते हैं इनके पास कैपिटल कैसी है, कैपिटल की मात्रा कैसी है। अभी यार कैपिटल की मात्रा भी ख़राब हो गई इनकी, जो 18.9% थी वो घटकर 17.9 हो गई। तो अब ये देखिएगा तकरीबन यहाँ पर भी आपको चैलेंज मिल रहा है कि ये जो बैंक है जनरली 20% के आसपास रखता है, तो 17.5 हो गई है। तो अभी तक कोई ऐसा दिक्कत नहीं कैपिटल एडुकेसी की, लेकिन अगर ये 1 से 1.5% और रिड्यूस हो गई तो बैंक को कैपिटल रेज करने का प्लान करना पड़ेगा। तो वो जनरली Tier 1 कैपिटल होगी। और यहाँ पर भी थोड़ा सा आप सॉफ्टनेस देखेंगे कि भाई बैंक वेल एस्टेब्लिश्ड है, वेल फाइनेंस्ड है, लेकिन फिर भी देखिएगा ये रेशो घटती है तो मैनेजमेंट को चिंता तो होती है। बेसिक ईपीएस पिछले क्वार्टर में थी 18 रुपये डाइल्यूटेड वाली, और 16.5। देखिएगा बेसिक को मत देखिए, डाइल्यूटेड ही देखा करो, क्योंकि जो आगे असर होगा वो डाइल्यूटेड का होना है। 18 से 16.5, तो वही तकरीबन 7% 6% के बीच में जो एक डाउनफॉल हुआ है ईपीएस के अंदर, ये सिक्वेंशियल बेसिस पे। हालांकि ईयर ऑन ईयर देखिए तकरीबन 19% बढ़ा है। अगर आप ग्रोस एनपीए की बात करें तो ग्रोस एनपीए की रेशो 1.17 से बढ़कर 1.28 हुई है, तो ये भी मार्जिनली इंक्रीज हो गई, यानी कि बैड लोन की परसेंटेज बढ़ गई है। इसके अलावा नेट एनपीए देखेंगे 0.32 से, तो ये भी 0.35 बढ़ गया है। ये इस तरीके क्वालिटी बैंक के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, छोटे बैंकों में कोई दिक्कत नहीं है ये। अब दूसरी बात देखिएगा, इस शेयर्स की ईपीएस जो प्राइस टू बुक वैल्यू वो तकरीबन 3 टाइम्स चल रही है,
और ये जो EPS देना है रिटर्न ऑन असेट 0.46 है, नॉट एनुअलाइज्ड। तो आप ये मान के चलिएगा कि जो रिटर्न ऑन असेट से जितनी ज़्यादा होती है उतना अच्छा होता है। तो ये पिछले साल वाली रिटर्न ऑन असेट्स आ गई इनके पास, यानी कि जो रिटर्न ऑन असेट्स की परसेंटेज थी वो 0.45 थी पिछली बार, इस बार 0.46 है। तो इसका मतलब जो आपने पैसा असेट्स के रूप में पूरी बैलेंस शीट का टोटल है उसके ऊपर जो रिटर्न आई है वो 0.46% है। साल भर में भी देखेंगे तो 1.9 बनेगी है। और शेयर का प्राइस टू बुक वैल्यू है 3 टाइम्स। तो अगर 1.9 को 3 से डिवाइड करें तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब ये जो रिटर्न ऑन असेट्स है वो एज इट इज़ मार्केट में शेयर भाव खरीद के आप बैलेंस शीट के ऊपर कैलकुलेट करोगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से डिवाइड अगर आप करेंगे तो पहले देखिएगा 4 महीने की आप निकालेंगे तो 4 क्वार्टर की निकालेंगे 1.9, और 1.9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.667 के आसपास आ रही है। तो 0.67 की बुक वैल्यू के हिसाब से, नहीं बोल रहा हूँ मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिटर्न आ रही हैं आपकी। तो ये मुझे नहीं लगता कि बाज़ार शायद ज़्यादा पसंद करेगा। बट मुझे देखिएगा डाउट ये है कि बाज़ार पसंद करे ना करे, पर बाज़ार इन चीज़ों को डिस्काउंट कर चुका है क्योंकि जो शेयर प्राइस में डाउनफॉल है। तो आप ट्रेड करते वक्त इस बात को विशेष ध्यान रखें। और टोटल डेब्ट टू टोटल एसेट्स ये मैनेजेबल है, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे। और सेगमेंट में देखें कि सबसे अच्छा प्रॉफिट कहाँ पे आया है, तो देखिएगा सबसे जो ड्रास्टिक चेंज आया वो रिटेल बैंकिंग में आया, क्योंकि रिटेल में प्रॉफिट आप नहीं कर पा रहे हैं। 4096 करोड़ से घटकर 2700 करोड़ हो गया। ये रिटेल बैंकिंग ने डेंट डाला है, जबकि रिटेल बैंकिंग की वजह से ही जो बैंक्स हैं उनको अच्छी पी वैल्यूशन मिलती है। तो यहाँ पर डेंट पड़ा है। होलसेल बैंकिंग में हालांकि ठीक किया आपने, 6156 करोड़ से बढ़ के 7366 करोड़ हो गए। इसके अलावा ट्रेजरी में भी प्रॉफिट घटे, लेकिन ट्रेजरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती नहीं। और ट्रेजरी में मैंने आपको बोला भी था 2-3 दिन पहले कि जो इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू वो रिड्यूस होगी, तो जिसकी बनिस्बत आपको क्या हुआ है कि 1383 करोड़ के जो प्रॉफिट्स है उसके सामने घट के 266 है। तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी ट्रेजरी थी उसके ऊपर भी आपकी इनकम घट गई है। तो रिटेल बैंकिंग साफ, ट्रेजरी साफ, होलसेल बैंकिंग आपने ठीक किया है, अदर बैंकिंग ऑपरेशन ठीक है आपके। तो ये पड़ा है डेंट। दूसरा रिटेल बैंकिंग ख़राब हुआ है। ट्रेजरी के अंदर देखिएगा बॉन्ड की वैल्यू बढ़ गई है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। अगर हम बेसिक EPS डायलूटेड EPS देखें कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो 18.70 के मुकाबले में 17.20 हो गई है। तो यहाँ पर भी हम देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छा खासा जो है डेक्लाइन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, तकरीबन 6% का। अब देखिएगा शेयर्स की बुक वैल्यू 445 रुपये। अब 445 रुपये की चीज़ अगर आपको बाज़ार में देखे तो कितने का मिल रहा है, 1362 रुपये का। तो हम ये मान के चलते कि तकरीबन 3 टाइम्स जो है बुक वैल्यू मिल रही है। तो जो भी रिटर्न रेशियोज़ हैं, चाहे वो रिटर्न ऑन इक्विटी है चाहे आपकी रिटर्न ऑन एसेट्स है, वो 3 से डिवाइड करने के बाद ही इफेक्टिव रेट दिखाएगी। तो अगर हम यहाँ देखें कि भाई रिटर्न ऑन एसेट्स 1.8 के आसपास है और 1.8 को 3 से डिवाइड करें तो जो आती है 0.6, तो 0.6% रिटर्न ऑन एसेट्स है। और इसको अगर हम इस एंगल से देखें कि भाई अगर ये 0.6% रिटर्न है तो नॉट गुड, तो रिटर्न ऑन एसेट्स जो है आपको अच्छी नहीं लगेगी। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी को भी देखें तो वो भी 3 से डिवाइड करनी पड़ेगी आपको। तो अभी भी ये जो रेशियोज है वो 20 के आसपास है, ग्रोथ मिसिंग है। तो हो सकता है कि शेयर प्राइस थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट करे। बट ये बात ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग टर्म अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है HDFC बैंक में। चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है बैंकों के लिए। हो सकता है कि 1 क्वार्टर आपको या 2 क्वार्टर और लगे। तो अब मान लीजिएगा आप इन्वेस्टर्स हैं तो आप एक अच्छा भाव देख सकते हैं। हमने भी पीछे जब भाव अच्छे आए थे तब हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि भाई आप इसको ट्रेड के लिए भी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि अभी वो भाव आ सकते हैं इन प्राइस को देख के। लेकिन सबसे ज़्यादा बात ये कि सेंटिमेंटल देखना पड़ता है। और किसी भी तरीके की शॉर्ट्स या लॉन्ग पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा। बट मुझे पता नहीं क्यों ये इनर फीलिंग हो रही है कि रिज़ल्ट तो ठीक है, ख़राब है, लेकिन शेयर प्राइस शायद ना टूटे, इतना ना टूटे जितना जो है बाजार इस बार मीडिया के अंदर अभी सिक्वेंशियल बेसिस के रिजल्ट की चर्चा हो रही है, जो नहीं होती थी, हमेशा ईयर ऑन ईयर की बात होती थी। तो कुल मिला के अब वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। मुझे लगता है 1300 रुपये के नीचे अगर शेयर्स आता है तो इसमें शायद एक वैल्यू आएगी वहाँ पर।
और 1280 से 1300 रुपये के बीच में जो भाव है वहाँ पे शायद एक अच्छा बेस बनता हुआ नजर आए। 1260 की एक टेक्निकल सपोर्ट भी है। ऊपरी लेवल पे देखें तो 1410 रुपये का एक रेजिस्टेंस जो है इमीडिएटली देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से डाउ जोन्स की अच्छी परफॉर्मेंस है और यूरोपियन मार्केट ने अच्छा किया था कल के सेशन में, तो मैं शेयर प्राइस पे ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करूँगा। बट रिज़ल्ट जो है मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरी उम्मीद से भी थोड़ा सा कमज़ोर है। मुझे लग रहा था कि भाई ठीक है सिक्वेंशनली आप थोड़ा सा डी ग्रो करेंगे, बट मुझे लग रहा था 1-2% होगा। जो 6% हुआ है उसकी उम्मीद मुझे कम थी। अभी देखते हैं कि जब शेयर का प्राइस नीचे आएगा तो तब शायद वो इन चीज़ों को डिस्काउंट कर ले। अगर वो आता है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है। अभी भी देखिएगा, बात ये है कि जब शेयर पिछले साल चल रहा था तो मैं कह रहा था भैया वैल्यूएशन से महंगी है वैल्यूएशन। अब हमें लग रहा है कि भाई रिजल्ट ठीक है जो भी कुछ है, और 1 या 2 क्वार्टर में ये सब चीज़ें ठीक हो जानी है। तो फिर देखते हैं कि नीचे के भाव मिलते हैं तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसके नज़रिए से क्या HDFC बैंक पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। और उसके साथ साथ एक और बात बोलूँगा यार, सारे म्यूचुअल फंड्स को ना FIs ने अपने HDFC बैंक के शेयर्स नीचे कर दिए हैं, बेच दिए हैं। तो सारे ही म्यूचुअल फंड खोल लो यार, सबके पास HDFC बैंक है। हालांकि मुझे भी पसंद है, ऐसा ही बात नहीं है कि HDFC बैंक, पर यार मुझे ना भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ना। शेयर अच्छे शेयर में भी ना मुझे नीचे का भाव जो है ना ज़्यादा पसंद आता है कि भाई भाव ठीक होना चाहिए। कोई भी शेयर हो लेकिन उसको महंगा ले लें तो कोई फ़ायदा नहीं है। सोना भी होता है तो भाई सोना की भी कीमत है। अब आप देखें ना, सोने ने भी पिछले 1-1.5 महीने में बिल्कुल जबरदस्त तरीके से डी ग्रोथ दिखाई। वो तो शुक्र है कि हमारे यहाँ पे गोल्ड के प्राइस इतने कम नहीं हुए, क्योंकि जितना गोल्ड की वैल्यू कम हुई है उतना ही करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है। तो रुपया डेप्रिशिएट हो गया तो अल्टीमेटली रिटेल मार्केट में गोल्ड के प्राइस पे ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया में नहीं पड़ा है, क्योंकि जितना प्राइस घटा उसका सारा का सारा डॉलर ने ऑफसेट कर दिया। तो फिर भी ये एनालिसिस आपके साथ मैंने की 21 मिनट, मैंने वो चर्चा करने की कोशिश की है जो रिजल्ट से मुझे समझ में आई। और मैंने आपको बोला कि क्या मिसिंग है भाई, एम्प्लॉय ने सैलरी मांग ली, कस्टमर्स ने डिपॉजिट पे इंटरेस्ट ज़्यादा मांग लिया, नहीं दोगे भैया दूसरे बैंकों पे चला जाएगा वो, तो वो भी रिटेन करना ज़रूरी था। टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी एडवांसमेंट की इन्होंने, लेकिन आपने डिपॉजिट्स के साथ साथ लोन भी महंगे रेट में बढ़ा दिए। लेकिन यार बहुत सारे लोन तो पुराने, उनका रेट थोड़ी ना बढ़ा सकते हो जहाँ पर आपके पास एग्रीमेंट ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो होम लोन्स हैं या ऑटो लोन्स हैं वो जनरली फिक्स नेचर के होते हैं, और अगर फ्लोटिंग होते हैं तो वहाँ पे तो सुविधा है। तो फिर भी कुल मिलाकर चैलेंजिंग एनवायरनमेंट था इस क्वार्टर में। देखते हैं 1 या 2 क्वार्टर बाद मुझे लगता है ठीक हो जाएगी मामला, लेकिन वो ठीक होने से पहले देखते हैं शेयर प्राइस कितना नीचे हमें मिल सकता है जहाँ पर कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, या स्विंग ट्रेड्स के भी मौके मिलेंगे। तो मैं आपके साथ जो डेली एनालिसिस वीडियो है उसमें आपके साथ चर्चा करूँगा। एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।